निवासी आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैकवर्ड। आइए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय शैलेश यादव जी से कुछ बातें करेंगे। आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, ये जो कार्यक्रम लगा है ये किस विषय पर लगा है और आप यहाँ किस लिए आए हैं? यह कार्यक्रम जो लगा है यह ईवीएम के मुद्दे पर लगा है और ये चलो गांव की ओर के तहत बूथ कमेटियां बनाने के लिए लगा है। ये बूथ कमेटियां क्यों बनाने के लिए? क्या इसका क्या मामला है, क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि भारत में जो है ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है और ईवीएम मशीन से हेरा फेरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन से हेरा फेरी होती है? अरे हम कैसे कह सकते हैं, ये प्रमाण है नरेंद्र मोदी को जो है कि जहां चुनाव हुआ था वहां पर जितना वो मत पड़ा था उससे 1 लाख ज्यादा मत निकला। इसका क्या रिकॉर्ड है कि 1 लाख मत ज्यादा निकला? आप कैसे कह सकते हैं? अरे इसके लिए माननीय बावन मेश्राम मंच से कहे, अगर ये गलत होता और एक प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्लेम किया और पेपर में निकला था, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता। तो ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है? ईवीएम पर हमको ही सिर्फ भरोसा नहीं, पूरे यहाँ जो देख रहे हैं सारे लोग अपना पैसा रुपया लगाकर आए हैं और पैसा भी दे रहे हैं। ये सारी जनता का भरोसा नहीं है। ये ईवीएम हटनी चाहिए क्योंकि बैलेट पेपर से तो जो चुनाव होता था तो उसमें ईमानदारी होती थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो है कि निर्दल प्रत्याशी जीत जाता था। हाँ बताइए। आज के डेट में निर्दल कोई प्रत्याशी नहीं जीता है पूरे भारत में, बता दीजिए। तो ईवीएम से क्या समस्या? अभी मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि 400 के पार। तो भाई लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, चारों पिलरों पर जो है कि इन परजीवी ताकतों का अनियंत्रित कब्जा हो गया है और वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला करके बड़े पैमाने पे हेराफेरी करके सरकारें बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप के सर पे लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। ये कोई पार्टी है या संगठन है? यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये भारत का पहला राष्ट्रीय संगठन है जो पिछड़ों के लिए बात कर रहा है। क्योंकि आज तक पिछड़ों का कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, इसलिए पिछड़ों की कोई समस्या पे चर्चा नहीं करता था। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का वो बात किया। उसने जो जब देखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये मुद्दा उठा रहा है, ये बड़े पैमाने पे मुद्दा चल रहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा क्या ईवीएम का भी मुद्दा उठा रहा है क्या? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा समाज के, क्योंकि पिछड़े लोग वोट देते नहीं है क्या, पिछड़े लोग भी वोट देते हैं, उनके वोटों की चोरी हो रही है, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, तो वो ईवीएम, सारी समस्याओं की जड़ तो ईवीएम है। अगर ईवीएम हट जाए तो डॉक्टर अलग आंदोलन कर रहा है, मास्टर अलग कर रहा है, पिछड़ा अलग कर रहा है, एससी अलग कर रहा है, एसटी अलग कर रहा है, माइनॉरिटी अलग कर रहा है, किसान अलग आंदोलन कर रहा है, सारे लोग रोड पर आंदोलित हैं, लेकिन ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है, वो जान रहा है कि ये वोट, इनके कई नेता कह भी चुके हैं कि तुम वोट दो या ना दो, हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, अभी नए चुनाव आयोग जो हुए हैं माननीय राजीव कुमार जी, वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम से चोरी नहीं हो रही है। भाई अगर आपने किसी का हत्या किया और कह देंगे कि भाई मैंने तो हत्या नहीं किया, तो इसको मान लिया जाएगा क्या? इसके पहले जो माननीय अरुण गोयल जी थे जी, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। आखिर इस्तीफा देने का कारण बताएंगे? उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया
कि उनको लग गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा ये पूरे भारत का इतना बड़ा संगठन है, आज नहीं तो कल इसकी सत्ता आएगी। अगर माननीय वावन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर मेरी सत्ता आएगी तो चुनाव आयोग अगर जिंदा रहा तो उसको मैं फांसी पे लटकवाऊंगा, अगर मर गया तो कोई बात नहीं। उसने डर कर इस्तीफा दिया, गोयल ने डर के इस्तीफा दिया। हाँ, डर कर। उसने उधर मोदी की डर है, इधर समाज का डर है। क्योंकि ये जो बातें आप जैसे सोशल मीडिया जो है, हमारी बातें पूरे ये ग्लोबल मीडिया है, ये भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये हमारी आवाज पहुंचती है। और जो बुद्धिजीवी है वो सुनता है और सुनने के बाद उस पर चिंतन करता है, मंथन करता है कि आने वाले वक्त में इसका क्या परिणाम होने वाला है। इसके वजह से उसने कहा कि आज तक तो हमने बहुत कमाया धमाया, जो बनाया है जल्दी से इस्तीफा दे के भाग चलो, तभी जान बचेगी, नहीं तो मेश्राम छोड़ने वाला नहीं है, मेश्राम के लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। अच्छा, आपका जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसके आप राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ये संगठन जो है कि ये न कभी टीवी में दिखाता है, न कभी पेपर में आता है, न कहीं, आखिर इसको कौन जानता है? ये टीवी और पेपर में नहीं आता, पेपर में तो कभी कभी आता है, वो लोकल मीडिया है। और टीवी पर नहीं दिखाता है तो टीवी पर तो सही मुद्दे कभी दिखाया ही नहीं जाता है। अगर आपको सही मुद्दा देखना है तो आप ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया देखने का काम करिए। आप जो है कि माननीय वावन मेश्राम को फॉलो करिए, आप जो है चौधरी विकास पटेल को फॉलो करिए, आप राम सुरेश वर्मा को फॉलो करिए, आप जो है कि डॉक्टरों का जो संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को फॉलो करिए, जो मगन ससाने हैं, और जो प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, चौधरी राम सुरेश वर्मा, इन लोगों के पेज को फॉलो करिए। और नहीं तो आप जैसे वॉइस ऑफ बैकवर्ड जो एक चैनल चल रहा है उसको आप खोल कर देखेंगे तो आप जो है कि ये हमारी जो बातें हैं ये सोशल मीडिया ही ग्लोबल स्तर पे पहुंचा रही है। हम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल हैं। ये भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है। ये आपका संगठन जिले का संगठन है क्या? हमारा संगठन आपको तो मैं पहले बता दिया कि ये राष्ट्रीय संगठन है। तो सारे संगठन, सारे पार्टियां तो राष्ट्रीय लिखते हैं, ऐसा तो है नहीं, कोई राष्ट्रीय हमारा संगठन जो है कि अभी भारत मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये सिर्फ ओबीसी के लिए बनाया गया, पिछड़ों के लिए बनाया गया कि ओबीसी सोता हुआ शेर है, बस इनको जगाने की देर है, जागने की देर नहीं है, जगाने की देर, जगाने की देर है। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सर क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अपना व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं है, जो महापुरुषों का उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए अभी मैं आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की हैसियत बता दूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा 2018 से एक्टिव हुआ और 2021 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की मुद्दा उठाया। अभी पूरे भारत में उनको मजबूरी में कोरोना लाना पड़ा, उनको मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा। मजबूरी में कोरोना क्यों लाना पड़ा? कोरोना तो एक बीमारी थी, पूरे विश्व में जो है कि लोग उससे ग्रसित थे, और आप कह रहे हैं कि कोरोना लाया गया। कोरोना लाया गया और कोरोना के नाम पर लोगों का नरसंहार किया गया। मैं मीडिया पर कह रहा हूँ। आपको जेल हो सकती है। तो हम कहाँ जेल से डर रहे हैं? जेल होगी तो खाना तो मिलेगा ना। समाज के लिए अगर हम जेल गए तो साला इससे बड़ा जो है कि हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। जेल तो जो है कि चोरी डकैती छिनरई करके जो लोग जाते हैं तो वो शर्म करे ना, हमको तो गर्व महसूस होगा। अगर हम जेल भी जाते हैं तो हम समाज के लिए जाएंगे, क्योंकि जानवर भी अपने बीवी बच्चे अपने चोरी चिकारी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, और हम भी वही काम करें, हम अपने लिए काम करें। इंसान में एक यही अंतर है कि वह समाज के लिए काम करता है, उसका समाज होता है। इसका मतलब कि आप ईवीएम को जो है दोषी मानते हैं, या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईवीएम से चुनाव तो पहली बात की होना नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा है
तो जो बीबीपीएटी से पर्ची निकल रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 100% गिनती होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग और शासक वर्ग की मिली भगत से हाँ ये बदमाशी की गई है कि ईवीएम मशीन की जो बीबीपीएटी से चोरी पकड़ने, वोट चोरी पकड़ने की जो मशीन लगाई गई बीबीपीएटी बैलेट पेपर की, तो उस बैलेट पेपर को ये नहीं गिन रहा है, ये बदमाशी कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि समय जाएगा, बैलेट पेपर से गिनती करेंगे। तो आप बताइए कि नोट गिनने की मशीन है, बैंक में करोड़ों रुपया गिना जाता है और मशीन में डाल दिया जाता है और मशीन गिन के निकाल देती है। तो आप मशीन से अगर गिनने का एक मशीन और बना लीजिए, जब आपको मशीन इतना ईवीएम का वोट जो है तो वो मशीन से तो ही गिना जाता है। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं है, और जो बीबीपीएटी से पर्ची निकलती तो वो फिजिकल होती, उसको अगर कोई रिकाउंटिंग का चैलेंज करता तो उसको फिर से गिना जाता। जैसे मशीन में डाला, 100 की गड्डी डाला, उसमें अगर 98 दिखाया तो फिर डालेगा कि कहीं नोट फंसी तो नहीं है, तो फिर 99 दिखाया फिर डालेगा, तो फिर 100 दिखा दिया तो कहेगा कि नहीं अब 100 हो गई। अगर उस पर भी गलत दिखा रहा है तो फिर वो हाथ से फिजिकली गिन सकता है। उसी तरह वोट जो है कि आप बताइए, ईवीएम मशीन में टाइमर लगा हुआ है, ईवीएम मशीन खुलती है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीनों दिन बाद, उसमें वही टाइम और वही घड़ी और वही डेट दिखाई देता है। ये बताइए कि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर को मैनेज कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर दिया जाए, जैसे आपने अलार्म 6 बजे का लगाया, जैसे 6 बजेगा वैसे चिल्लाना शुरू कर देता है अलार्म। तो मशीन में सेटिंग करके वो क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि इस प्रत्याशी को कितना जीतने के लिए चाहिए, और वो क्या करते हैं उतना वोट जो है, टोटल वोट के पड़े वोट का जो है कि एक हिस्सा इतना ज्यादा निकाल देते हैं कि शासक वर्ग जो है विजयी घोषित हो जाता है। आपसे एक लास्ट आखिरी और लास्ट सवाल, क्या 2024 में आप किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? हम उसको वोट करेंगे जो हमारे सामाजिक मुद्दे को उठाएगा, चाहे वो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे शिक्षा की जो बात करेगा, जो हमारे रोजगार की बात करेगा, जो हमारे सम्मान की बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे। अरे कुछ तो बताएं, किसको करेंगे? आखिर कौन सी पार्टी है? सपा को, बसपा को, भाजपा को, कांग्रेस को, किसको वोट देंगे? अरे मैं तो बता दिया कि जो हमारे मुद्दे को उठाएगा। तो मुद्दे को उठाने का मतलब कि आपके पास वो चल के थोड़े आया कि नहीं मैं आपका मुद्दा उठा रहा हूँ। अरे वो नहीं चल के आएगा, हम इतनी बड़ी सभा कर रहे हैं तो आप उसको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको क्या लग रहा है आपकी मीडिया के माध्यम से वो नहीं देख रहा है? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मतलब कार्यकर्ता हमको ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं कि मैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमारी पार्टी लिख के देती है। क्या ऐसा कोई बात है? ऐसी कोई भारत में पार्टी है क्या? भाई एक बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमको मिली थी और उसने कहा कि हम जितने मुद्दे घोषणा कर रहे हैं ये चुनावी मुद्दे नहीं है, ये आपके जो है गारंटी बांड है। क्योंकि गारंटी बांड आपने देखा होगा कि आप जैसे जमीन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो उस पे जो है स्टाम्प पेपर लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है। तो स्टाम्प पेपर लगता है तो इससे ये गारंटी हो जाती है कि फलाने ने हमको खेत रजिस्ट्री कर दिया, इस पे हमारा मालिकाना हक हो गया। उसी तरह जो है बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वह स्टाम्प 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे लिखित देती है, इसलिए वोट उसको जाना चाहिए जो हमारे मुद्दे को लिख कर दे रहा है। अगर कोई पार्टी हमारे मुद्दे को स्टाम्प पेपर पे लिखित देती है तो हम उसको वोट करने के लिए विचार करेंगे। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मैंने आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमें लिखित में देगा वो भी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के देगा, हम उसको वोट करेंगे। वो 1 रुपया के रसीदी टिकट पर लिख कर दे दे हमारे मुद्दे को, मैं उसको वोट दे दूंगा। ये तो 100 रुपया का लिख कर दे रही है बहुजन मुक्ति पार्टी। आज तक कोई पार्टी मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने कहा
कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे और भारत में लोगों को जनधन खाता खुलवा कर 15-15 लाख रुपया लोगों को देंगे। अमित शाह ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। तो ये हम ये नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पार्टी का हो, चुनावी जुमला में हम वोट देने वाले नहीं हैं। हम जो है कि वोट की गारंटी पर वोट देने वाले हैं, क्योंकि वोट से हमको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, हमको सब कुछ मिलता है। हम 500 एक आपको एक कहानी बता देते हैं कि एक जो है कि कपड़ा धोने वाला व्यक्ति था, तो उसको एक आदमी चुनाव लड़ रहा था, तो कहा कि भैया आप अपना वोट दे देंगे? तो कहा कि हाँ दे देंगे। तो कहा कि ठीक है, 1-2 हजार रुपया ले लीजिए। कहा साहब वो पैसा लेकर क्या करेंगे, आप जो है कि हमको एक तो गधा खरीद कर दे दीजिए। जब वो गधा खरीदने गया तो 15,000 रुपये का गधा मिला। तो कहा कि भैया पैसा ले लीजिए, गधा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको 15,000 देना पड़ता। तो कहा ये बताइए कि जब कहा गधा क्यों नहीं मिला? तो कहा कि गधा बहुत महंगा मिल रहा है। तो कहा कितने का मिला? तो कहा 15,000 का। तो कहा ये बताओ कि गधे से